सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत पिछले कुछ अरसे से बहुत तेज़ हो गई है, बल्कि कुछ ऐसी तेज़ हो गई है कि अब ये संभाले नहीं समझती। रोज़ एक नई बात और नया हंगामा, वही बात याद आती है। आप अपनी मर्ज़ी से जंग शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन मर्ज़ी से ख़त्म नहीं कर सकते। यही कुछ पीटीआई के साथ हुआ है। लड़ाई शुरू तो कर बैठे हैं, लेकिन अब इसका फ़ैसला दूसरा फरीक करेगा कि ये कब ख़त्म होगी और इसकी क्या शक्ल होगी। अगर आपको याद हो, कुछ जर्मनी में हिटलर ने यही किया था जब अपनी फ़ौजें पोलैंड में दाखिल करके दूसरी जंग अजीम शुरू की थी। जर्मन तैयारों ने लंदन पर बमबारी करके इसे बर्बाद कर दिया था। लग रहा था कि पूरे यूरोप पर अब जर्मन राज होगा, जैसे कभी नेपोलियन ने यह ख्वाब देखा था। लेकिन जंग अजीम का अंजाम इन्हीं जर्मन्स की शिकस्त पर हुआ और नताइज हिटलर की खुदकशी पर जा निकले थे। जो पूरे यूरोप को फतह करने निकला था, वो खुदकशी करने पर मजबूर हुआ। इसी तरह जापानियों ने अमेरिकी बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ तो दी थी, लेकिन जवाबन अमेरिका ने एटम बम मारकर लाखों जापानी मार दिए और जापान आज तक इसके असरात से नहीं निकल सका। इसी तरह अफगानिस्तान की सरजमीन से अमेरिका पर 11 सितंबर के हमलों की मनसूबाबंदी करके अमेरिका पर हमला तो कर लिया गया, लेकिन जवाबन अमेरिका ने लाखों अफगान मार डाले और अपनी मर्ज़ी से 20 साल बाद ये ड्रामा करके निकल गए कि इन्हें शिकस्त हो गई। ये अमेरिकन का पुराना स्टाइल है, हमला करके लाखों बंदे मार दो, कब्ज़ा करो, अपने टारगेट हासिल करने के बाद ये रोला डाल दो कि हमें शिकस्त हो गई, ताकि मज़लूम कौमें इस गरूर में रहें कि उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दे दी। चाहे इस अमल में उनके लाखों बंदे मारे गए, नस्लें तबाह होगी, मकसद यही होता है कि वो मज़लूम कौमें इंतकाम के चक्कर में ना पड़ जाएं और इस गोली पर मुतमईन और खुश रहें कि वो जीत गए थे। वो अजीम कौम है जिन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। खैर, दुनिया इस तरह की मिसालों से बड़ी पड़ी है, और जब मुल्कों और हुक्मरानों या इंसानों ने अपने मुखालफिन के खिलाफ अपनी मर्ज़ी की तारीख, वक्त और मैदान पर जंग शुरू की, लेकिन एक दफ़ा वो जंग शुरू हुई तो फिर इनके हाथ से निकल गई। फिर गेंद इनके मुखालफ कोर्ट में चली गई कि अब वो जंग को कहाँ लेकर जाएगा। अगर आप इस असूल को मुल्की सियासत पर लागू करें तो यही पैटर्न आपको नज़र आएगा कि जब ताकतवर तबकात या हुक्मरान या सियासतदान अपने हिसाब किताब के मुताबिक कोई जंग शुरू करते हैं तो इनका ख्याल होता है नताइज भी अपनी मर्ज़ी के निकलेंगे। इस सिलसिले में नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और इमरान खान की मिसालें फिट बैठती है। जब नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने तो इनके दफ्तर की करता धरता मरीम नवाज़ साहबा थी। लोग बताते हैं नवाज शरीफ को ये मशवरा देने वाले कोई और नहीं, हमारे मेजर आमर ही थे, जिन्होंने किसी मुलाकात में इन्हें कहा था इनके बेटे तो सियासत से दूर हैं, बेहतर होगा वो मरीम नवाज़ को सियासत में लाएं, अपनी जानशीन के तौर पर प्रमोट करें। उन्होंने शायद जुल्फ़कार अली भुट्टो की मिसाल भी दी होगी, जिसने वज़ीर-ए-आज़म होते हुए ऑक्सफोर्ड से फ्रेश ग्रेजुएट बेनज़ीर भुट्टो को फ़ॉरेन ऑफिस में एक डेस्क असाइन किया था कि वो वज़ारत ख़ारजा और आलमी डिप्लोमेसी के मामलात को समझने की कोशिश करे। यकीनन नवाज शरीफ ख़ानदान भी यही सोच रहा होगा। शहबाज शरीफ के दोनों बच्चे हमज़ा और सलमान पहले सियासत में एक्टिव है। अगर मरीम को आगे ना लाया गया तो नवाज शरीफ की गद्दी का हकदार हमज़ा होगा। मरकज़ में हमज़ा वज़ीर-ए-आज़म तो पंजाब सलमान की गोद में आन गिरेगा। वही सूरत हाल होगी जो 97 में थी, जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म और शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। यूँ मरीम साहिबा को लॉन्च किया गया और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस संभाला, और ऐसा संभाला कि एक दिन वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान को मीडिया ब्रीफिंग में कहना पड़ा, ये हुकूमतें ट्विटर पर नहीं चलती। इनका इशारा मरीम नवाज़ के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बनाए गए मीडिया सेल के हवाले से था, जो अपने मुखालफों की ऐसी तैसी किए हुए था। आखिर इसी मीडिया सेल से इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल के खिलाफ कंपेन चलाई गई, और इसका नतीजा हमारे सामने डॉन लीक्स की सूरत में निकला। नवाज शरीफ ने अपने वज़ीरों को इंक्वायरी कमेटी सामने पेश किया, चंद वज़ीरों को बरतरफ भी किया, खान ने भी वही रूट लिया। वज़ीर-ए-आज़म बनकर कई माज खोले तो बचे कुचे माज उन्होंने अपोजिशन में जाकर खोले। अब वो माज इनसे बंद नहीं हो पा रहे। खान और इनकी टीम को भी नवाज शरीफ की तरह ये ज़म था कि वो जब चाहें किसी को भी लंबा डाल सकते हैं। खान को ज़्यादा ज़म था, क्योंकि एक तो वो पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने थे, दूसरे वो हैंडसम बहुत थे, तीसरे वो वर्ल्ड कप जीत चुके थे, चौथा सोशल मीडिया पर उनका राज था, और तो और वो दुनिया भर से लड़ने की सकत रखते थे, और आखिर में उनका नारा था कि मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ। इस ज़रूरत से ज़्यादा इत्मीनान ने इन्हें इतना नुकसान दिया
کہ خان زمان پارک میں آخری وقت میں اکیلا بیٹھا مقتدرہ سے ملاقات کی اپیلیں کرتا رہا اور آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ ایک دوست کہنے لگا، خان سے زیادہ قصور ان کے درباریوں کا ہے۔ اس صحافی دوست کے مطابق اس نے خود لاہور سے ایک اہم سابق وفاقی نوجوان وزیر کو یہ کہتے سنا کہ خان صاحب آپ جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو جج صاحبان بھی آپ سے ڈرتے ہیں اور فوراً ضمانت دے دیتے ہیں۔ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ اس درباری وزیر کا جو خان کو بانس پر چڑھاتا رہتا ہے، یا خان کا جس نے ایسے درباریوں کو اپنے دربار میں اہم عہدہ اور جگہ دے رکھی ہے؟ اسی طرح ایک اہم سورس کا کہنا ہے کہ خان کو چند ریٹائر فوجی افسران نے بھی مروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان سابقہ جرنیلوں کے موجودہ یا سابقہ قیادت کے ساتھ اپنے کچھ ایشوز تھے۔ انہوں نے خان کے کندھے استعمال کیے۔ انہوں نے خان کو یقین دلا رکھا تھا اگر انہوں نے فوج کی موجودہ قیادت کے خلاف اسی طرح اپنا جارحانہ رویہ برقرار رکھا تو فوج کے اندر سے بہت سے ان کے حامی بغاوت کر کے انہیں دوبارہ وزیر اعظم بنوا دیں گے۔ خان کی سادگی دیکھیں کہ وہ اس بات پر یقین کر بیٹھے کہ ایسا ہونا ممکن ہے، بس لوگوں کو ٹارگٹ دینا تھا اور پلان کرنا تھا۔ وہی 9 میلی والی پلاننگ اب خان کے گلے پڑ گئی ہے۔ فوج کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث اپنے سینئر فوجی افسران کو سزائیں دے کر ایک پیغام پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اس وقت دیا تھا جو جنگ ان کی طرف سے شروع کی گئی تھی اس کا انجام اب فوج کریں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بہت ساروں کے نزدیک نہ صرف ایک ٹریلر تھا بلکہ دراصل ایک پیغام تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ایک سورس کا کہنا ہے کہ فوج ہمیشہ اپنے 3 اسٹار جرنیلوں کو سزائیں دینے سے گریز کرتی ہے تاکہ ٹرینڈ شروع نہ ہو، لیکن 9 مئی کے بعد جو سزائیں دی گئی اس سے واضح ہے کہ بات دور نکل گئی ہے۔ سوال یہ ہے، عمران خان اب بھی سمجھتے ہیں کہ میں اکلا ہی کافی ہوں۔ خان جنگ چھیڑ تو بیٹھا ہے لیکن اس کا انجام کون لکھے گا؟ وہی پرانی بات ہے کہ جنگ عظیم 2 میں جرمن اور جاپانی حملوں میں پہل تو کر بیٹھے تھے۔ سینئر صحافی جاوید چودھری، رؤف کلاسرا، حامد میر، سلیم صافی۔ 0 پوائنٹ کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔